हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BE-VAE 181। यूनिट नंबर 6 है हमारा और इसमें हम देखेंगे जैव विविधता, मूल्य और सेवाएं। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी यूनिट नंबर जो 5 है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और इस वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर जो 6 है इसको कंप्लीट कर देंगे। कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। परिचय के ऊपर से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो जैव विविधता है, जैव विविधता को यहाँ पर विकसित होने में लगभग यहाँ पर 3000 मिलियन जो वर्ष है ये लग गए थे। ठीक है, इससे भी ज़्यादा का समय जो है वो लगा है। ठीक है, जैव विविधता क्या होता है ये आपके लिए जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता का मतलब यहाँ पर इसको दो टुकड़े में तोड़ दीजिए तो जैव का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स में अपने हो गए पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। ठीक है, विविधता का मतलब होता है वैरायटी, यानी कि उनके अंदर जो वैरायटी आई ये सारी चीज़ें। इसको हम और अच्छे से समझेंगे जब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। अब यहाँ पर समझिए, जब हम वैश्विक जैव विविधता की बात करते हैं, जब यहाँ पर एक शब्द आ जाता है वैश्विक जैव विविधता, ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ जाना है कि यहाँ पर संपूर्ण विश्व की बात हो रही है। ठीक है, पूरे विश्व की बात हम कर रहे हैं जिसमें अनुवांशिक विभेदों, प्रजातियों के ऊपर हम और पारितंत्र जो हमारा इकोसिस्टम था उससे जो रिलेटेड है हम यहाँ पर जो बात है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए जैव विविधता की परिभाषा को समझिए, इसमें आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैव विविधता जीवन और विविधता ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जीवन मतलब मैंने आपको बताया भी लिविंग थिंग्स जो भी होता है जिनके अंदर प्राण होते हैं। ठीक है, और विविधता का मतलब होता है उनके अंदर वैरायटी। जैसे मान के चलिए आप जंगल में जाते हो तो जंगल में आपको पेड़ दिखते हैं, लेकिन वो सभी पेड़ जो है वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी वैरायटी होती है, अलग अलग होते हैं पेड़। उनके पेड़ों के जो नाम होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, उनकी जो पेड़ों की विशेषता होती है वो भी अलग अलग होती है। कुछ पेड़ होते हैं छोटे, कुछ बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो आमतौर पर पृथ्वी और मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। अब इसमें क्या है कि देखिए ये क्या है, जीवन की विविधता, उसमें जितने भी क्या है वैरायटी है, उसमें जितने भी परिवर्तन आए हैं उस चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो फोकस है वो करता है। ठीक है, सरल शब्दों में अगर हम जैव विविधता को समझें तो पृथ्वी पर जमीन के अलग अलग रूपों की विविधता है। इसमें क्या है कि जिसमें क्या है पौधे हैं, जानवर है, सूक्ष्म जीव है, इनकी अलग अलग यहाँ पर क्या है वैरायटीज़ है और आपस में मिलकर ये क्या है इकोसिस्टम बनाती है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र बनाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ये है जैव विविधता के स्तर। ठीक है, जैव विविधता के यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 3 स्तर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला है आनुवांशिक, दूसरा है प्रजाति और तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो और ये दूसरे ये जो है ये एक दूसरे को पर प्रभाव भी डालते हैं, ये समझेंगे यहाँ पर। आनुवांशिक समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आनुवांशिक विविधता क्या है, एक ही प्रजाति के अलग अलग जीवों में जीनों से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, जैसे एक ही प्रजाति के वो होंगे, ठीक है, लेकिन वो अलग जीव होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पेड़ का उदाहरण बताया था, कुछ जानवर भी होते हैं जो लगते हैं सेम प्रजाति के हैं लेकिन अलग अलग विशेषताएं होती है उनके अंदर। इसके कारण जीवों में अलग अलग नस्लें देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जो जीवों में क्या है अलग अलग प्रकार की नस्लें देखने को मिलती है। जैसे कि देखिए जीवों को किसी दूसरे पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को ढालने में मदद करता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा बताता हूँ कि देखिए एक जीव होता है, वो जीव क्या है एक जगह जो है, जैसे मान के चलिए मैं रशिया का एग्जांपल लेता हूँ मानव का। ठीक है, तो मानव क्या है, मान के चलते हैं इंडिया का जो मानव है वो क्या है वो ऐसे टेम्परेचर में रहना सीख गया है जैसे हमारे इंडिया का, आपको पता है यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है ठंड भी, लेकिन उसी की जगह हम रशिया का जो है एक आदमी उठाते हैं तो वो क्या है वो हमारा जो टेम्परेचर होता है गर्मी का उसमें वो रह नहीं पाएगा। ठीक है, उसको बहुत दिक्कत होगी। और तो आप समझ पा रहे हो, यानी कि ये क्या है जो है यहाँ पर ये क्षमता प्रदान करता है कि अनुकूल स्वयं को ढाल सके अलग अलग पर्यावरण में। ठीक है, और विलुप्त होने से बचाती है। तो ये जो चीज़ है ना ये विलुप्त होने से बचाती है। जैसे मान के चलिए मैं आपको यहाँ पर किसी ए जंतु का उदाहरण लेता हूँ। मान के चलते हैं ए जंतु है और इसको जो है ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ऐसी जगहों पे चला जाता है जहाँ पर बहुत गर्मी है।
तो वहाँ पर क्या है, इसको ढलने में टाइम लगेगा लेकिन वो ढल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वो एक तरह से मरा नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे हुआ कि कोई जीव जो है अगर अनुकूल अपनी उसको पर्यावरण नहीं मिला तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें होती है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, प्रजातीय विविधता को समझते हैं। प्रजातीय विविधता से हमारा क्या अभिप्राय है? तो इससे हमारा अभिप्राय ये है दोस्तों कि बहुत सारे जीव जंतु आपने देखा होगा जिनके रहन सहन का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन वो होते अलग प्रजाति से हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, शेर, चीता और तेंदुआ, अगर आप इन तीनों को देखोगे तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही लगेंगे देखने में, मतलब थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। शेर, चीता और तेंदुआ, ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं लेकिन एक तरह से देखने में सेम लगते हैं, ठीक है। और ये जो भोजन है, ये भोजन भी मांसाहारी करते हैं। ये कभी भी आप देखोगे उनको, इन तीनों को ही शाकाहारी भोजन नहीं करते। मतलब इन तीनों के अंदर में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन उसके बाद भी ये अलग अलग प्रजाति के हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको नाम बताया ना, प्रजाति इनकी क्या है, अलग अलग है, इनके नाम अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखने में भी सेम लगते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं लगता। और जो लक्षण है वो भी एक तरह से जो है सेम ही है, फिर भी अलग प्रजाति के हैं, ठीक है। पृथ्वी की उपस्थित में सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो अलग अलग प्रजाति के होते हैं कई बार। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ जीव जंतु का जो रहन सहन है वो एक जैसा होता है लेकिन होते अलग प्रजाति से हैं। एग्जाम्पल के लिए यही तीनों, ठीक है, शेर, चीता और तेंदुआ, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। आगे देखते हैं, यह है पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। ये सिंपल सा है, अगर हम इसको सामान्य भाषा में अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का आश्चर्य क्या है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता से है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई भौगोलिक क्षेत्र है, तो वहाँ पर आप देखोगे जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं वो होता है। जैसे घास के मैदान हो गया, ठीक है, और पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, समुद्र हो गए। तो ये सब क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत इकोसिस्टम में क्या है, ये आप इसे समझ सकते हैं पर्यावरण में चीज़ें अलग है, ठीक है। जैसे पारिस्थितिक तंत्र की अपनी अलग अलग विशेषता होती है, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या है, अगर आप देखोगे तो इकोसिस्टम में सारी चीज़ें सेम नहीं होती। अगर सब सेम हुए तो फिर वो किस बात का इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर इसकी अलग अलग क्या है, अपनी विशेषता होती है। यहाँ पर सारी चीज़ें वही ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर समझिए। ये आपका है इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसे समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आते रहते हैं। इसे समझिए। देखिए, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, भारत के अंदर में क्या है, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को क्या है बांट दिया गया है। इनकी अलग अलग वैरायटी है। जैसे आप कहीं पर देखोगे तो कहीं पर सिर्फ घास के मैदान है, ठीक है, तो कहीं पर क्या है, कहीं पर सिर्फ रेगिस्तान है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जो बांटी है, वो कितने क्षेत्रफल है उसका, उस जगह की क्या क्या विशेषता है, तो उन वैरायटी के हिसाब से उनको बांटा गया है, ठीक है। तो इसे हमें यहाँ पर समझना है बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखिए, देश को 10 जैविक भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है पार हिमालय, उसके बाद हिमालय, फिर रेगिस्तान, भारतीय रेगिस्तान, इसे हम थार का रेगिस्तान भी कहते हैं, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा के मैदान, पूर्वोत्तर भारत, द्वीप और तट, ठीक है। तो ये क्या है, अपने ये 10 को क्या करना है, हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ समझिए, ये वर्गीकरण कब हुआ था? रोजर और पवार द्वारा भारतीय वन्य जीवन संस्थान में किया गया था, ठीक है, और 1988 में, ठीक है। और ज़्यादातर जो है इसका जो पालन है वो किया जाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पार हिमालय, ठीक है। इसका दूसरा नाम ट्रांस हिमालय भी है, तो आपको इसको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1,86,200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आपको याद रखना है इसे, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से लक्षद्वीप और लाहुल स्पीति आते हैं। इस क्षेत्र के भारत के अंदर क्या है, क्षेत्रफल में कई ज़्यादा अधिक व्यापक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये नॉर्मली समुद्र तल से ऊंचाई इसकी है 4,500 और 6,000 के बीच हो सकती है, यानी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। आपने देखा होगा, आप कहीं रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पर भी जो जगह होगी वहाँ पर उसके बोर्ड में लिखा होता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये बताया हुआ होता है वहाँ पर कि समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है। तो ये आपको देखना है। अब देखिए, जो टॉपिक है इसमें आपको क्या क्या देखना है। इसमें आपको सबसे पहले देखना है क्षेत्रफल,
ठीक है। फिर उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं, वहाँ पर कुछ जो जीव रहते हैं वो, तो ये आपको याद रखते चलना। हिमालय, हिमालय क्या है, नॉर्मल है। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा में है, ठीक है। और उत्तरी पश्चिम में कश्मीर और उत्तर पूर्व में असम तक फैली हुई है, ठीक है। हिमालय देश की भूमि के 7.2% भाग तक फैला हुआ है, ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ क्या है, देवदार और नीले पाइन के जो पेड़ हैं वो मिलते हैं, ठीक है। और मध्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शाकाहारी जंतुओं की कम संख्या है। शाकाहारी जो जंतु आप समझ पा रहे हो, जो कि केवल घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, जैसे हाथी हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो है जो जंतु है वो कम संख्या में देखने को मिलते हैं। पूर्वी क्षेत्र में यहाँ शाकाहारी जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। इसके और इस इलाके में ऊंचे ऊंचे पेड़ भी हैं। तो ऊंचे ऊंचे पेड़ है तो यहाँ पर वो जंगली जानवर रहते होंगे जिनको ऊंचे पेड़ पर रहना पसंद होता है, ठीक है। जिससे कि अधिक ऊंचाई पर रहने वाले जंगली जानवर की रहने की सुविधा है यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर जो थोड़े बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय रेगिस्तान की। तो भारतीय रेगिस्तान में यहाँ पर समझिए, ये क्षेत्र देश की पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। और इसे हम थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है कि जैसे आप पंजाब और हरियाणा, ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा जो है ये पहले क्या है, रेगिस्तान के हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब आप इसे देखोगे तो आपको बिल्कुल चेंज लगेगा, क्योंकि सिंचाई के साथ साथ क्या हुआ था, खेती करने के कारण यहाँ पर स्थिति जो है वो बदल गई थी, ठीक है। और इस क्षेत्र के जानवर जो है ये भी विशेष होते हैं, जैसे रेगिस्तानी लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली। अगर आप रेगिस्तान जाते हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल एक अलग सा एनवायरनमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पर जानवर अलग मिलेंगे, आपको वहाँ पर पेड़ पौधे भी अलग मिलेंगे, ठीक है। कैक्टस वगैरह आपको देखने को वहाँ पर मिलते हैं। आगे देखते हैं, अर्ध शुष्क, ठीक है। तो इस क्षेत्र में लगभग क्या है, यहाँ पर 5,08,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ये, ठीक है। और हमारे देश की कुल क्षेत्रफल का 15% हिस्सा है ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश का कुल जो क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा ये सारी जो जगह है यहाँ पर जो है वो कैप्चर कर रखी है। जैसे मान के चलिए ये हमारा देश है, ठीक है, तो यहाँ पर 10% कोई और हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर कोई और हिस्सा है 15%, यहाँ पर 50% कोई और है, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको क्या है वो देखते चलना है कि किसका कितना हिस्सा आता है। यहाँ घास की अनेक प्रजातियाँ और कुछ स्वादु झाड़ियाँ पाई जाती है जो वन्य जीवन और अनेक प्रजातियों के लिए रुचिकर है, ठीक है। तो अर्धशुष्क हो गया अपना। यहाँ पर हम पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी घाट का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग यहाँ पर 1,60,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर पश्चिम में इस क्षेत्र के तट घेरे रहते हैं और पूर्व में इसकी सीमा दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र से जुड़ी रहती है, ठीक है। इस क्षेत्र को लेकर क्या है, संरक्षण की चिंताएं बढ़ी हुई है। संरक्षण यहाँ पर जो है इस चीज़ की चिंताएं बढ़ी रहती है संरक्षण की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जैविक समृद्धि है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, असाधारण जैविक समृद्धि है। अब यहाँ पर समझते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप, ठीक है। तो इस क्षेत्र में क्या है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है शामिल है, ठीक है। इसको आप जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल समझ सकते हो, क्योंकि ये कुल भूमि का लगभग 43% है। तो आप समझ सकते हो 43% कितना ज़्यादा है, ठीक है। और ये कितना है, ये है लगभग 14,21,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 14,21,000 वर्ग किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इस क्षेत्र के बड़े हिस्सों में मनुष्य अधिक संख्या में रहते हैं। सिंपल सी बात है, इतना बड़ा प्रतिशत वाला हिस्सा है तो इसमें क्या है, जो मनुष्य है वही सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ वन क्षेत्र भी मौजूद है, और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं गंगा के मैदान के बारे में, ठीक है। तो गंगा के मैदान इस क्षेत्र को विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र मानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। ये बढ़ती हुई मानव आबादी का आधार प्रदान करती है। और ये जो क्षेत्रफल है ये है यहाँ पर 3,59,400 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वनस्पति नहीं पाई जाती। सिंपल सी बात है, यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती होगी क्योंकि ये उपजाऊ जगह है, और उपजाऊ जगह है यहाँ पर, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती होगी, खेती होती होगी। तो ये जो जगह है इसको ज़्यादा से ज़्यादा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, खेती करने के लिए। अब गंगा के मैदान का वन्य जीवन देखते हैं यहाँ पर, मतलब कि किस प्रकार के यहाँ पर जो है
जो जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में मगरमच्छ और घड़ियाल जो है उनकी आबादी जो है पाई जाती है। ठीक है, साथ ही 20 से अधिक प्रजातियाँ हैं। जो मीठे पानी के कछुओं की संख्या भी यहाँ पर ज़्यादा है, और भी बहुत 20 से अधिक प्रजातियाँ हैं। साथ में क्या है, कछुओं की संख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्वोत्तर भारत, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, इसमें क्या है कि भरपूर जैविक विविधता है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है, बेहद। ठीक है, और इस क्षेत्र की ब्रह्मपुत्र घाटी में अनोखी प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी है। अब यहाँ पर वनस्पतियाँ भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ का क्षेत्र जो है वो दलदली क्षेत्र है, घास के मैदान है, घने जंगल है। यहाँ पर जो जंतु पाए जाते हैं वो दरियाई घोड़ा है, भैंस भी पाई जाती है, और यहाँ बड़ी आबादी में हाथी भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम द्वीप। ठीक है, इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की वनस्पति और जंतु भी बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। ये जो द्वीप जगह है यहाँ पर क्या है, वनस्पति है, साथ ही बड़े स्तर पर ठीक है जंतु भी पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले 15,000 पुष्पाधारी पादपों की प्रजातियाँ यहाँ पर मिलती है, और यहाँ पर 2,200 प्रजातियाँ इन्हीं द्वीपों में पाई जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तट की। तो भारत में लगभग 5,689 किलोमीटर लंबा तट है, और पश्चिमी दिशा में अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों को तटों को छूता है। अगर हम बात करें पूर्व दिशा की, तो पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में सुंदरवन तट भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये है, आपको इन 10 के बारे में जो है यहाँ पर पता चल गया होगा कि किसकी यहाँ पर जो है क्या विशेषता है, उनकी क्या क्या जो यहाँ पर वैरायटी है। ठीक है, तो चैप्टर आपका यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले यूनिट में, तब तक के लिए धन्यवाद।